Good morning students. Today's topic is rate law, rate expression and rate constant. Chapter 4 class 12. क्लास 12 का चैप्टर 4 का ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेग नियम, वेग स्थिरांक। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग एन इक्वेशन। सपोज A and B are two reactants and forming C and D products. Suppose N1 molecule of A reacting with the N2 mole of B and forming N3 mole of C and N4 mole of D. Suppose N1, N2, N3, N4. These are stoichiometric coefficient. N1, N2, N3, N4 ये रस समीकरण मिति गुणांक है। और यहाँ पर यदि हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखें, रेट एक्सप्रेशन for this reaction, then rate will be directly proportional to concentration of A and concentration of B. Concentration of A, N1 moles, these are the exponent, it will be equal to exponent X, and N2 mole of B and its power will be Y. It's not necessary, it's a very important point to be noted. The stoichiometry, it is not necessary that exponents will be equal to the stoichiometric coefficients. जरूरी नहीं है कि जो एक्सपोनेंट्स है, जो घातांक है, A का घातांक X है, B का घातांक Y है, जरूरी नहीं है कि ये जो घातांक है X और Y, ये X और Y ये N1 और N2 के बराबर हो। N1 और N2 हमारे रस समीकरण मिति गुणांक है और X और Y घातांक है। जरूरी नहीं है कि X N1 के बराबर हो और जो N2 है वो Y के बराबर हो। इट मीन्स डिपेंड करता है कि कितनी कंसंट्रेशन। एक मिनट, ये चीज और ध्यान रखिए कि इट मीन्स दीज आर द एक्सपोनेंट्स, X एंड Y आर एक्सपोनेंट्स है, घातांक, यहाँ पर घातांक है, A और B की सांद्रताओं के घातांक है। और रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। और इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन, एनी कांस्टेंट विल बी यूज्ड देयर एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K विल बी यूज्ड हियर। सो रेट विल बी इक्वल टू K AX एंड B1, करेक्ट। और रेट को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, सो वी कैन राइट हियर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R, R मीन्स रिएक्टेंट, अभिकारक अणु, dt समय अंतराल, समय के साथ चेंज विल बी इक्वल टू K AX BY। इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, अवकलित वेग समीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि अवकलित वेग समीकरण क्या है, यानी कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या है। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमें यही लिख के आनी है, ठीक है। अब दो सेकंड थिंग इज कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या है, K इज अ प्रोपोर्शनलिटी साइन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समानुपातिक स्थिरांक है यहाँ पर K। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन, भी कहते हैं हम इसे रेट एक्सप्रेशन, और इसे रेट लॉ भी बोलते हैं, रेट लॉ, यानी कि हिंदी में हम इसे कहेंगे वेग नियम। वेग नियम, तो हमारा वेग नियम भी हो गया, ये वेग स्थिरांक हमारा K है, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी साइन, हो गया।
नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अभिक्रिया की कोटि। अगली पॉइंट पे आते हैं हम, अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्रेस करूंगी, आपको समझाऊंगी। Order of reaction, next topic is our order of reaction, अभिक्रिया की कोटि, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। देखो, suppose a reaction is this, N1A plus N2B gives N3C plus N4D। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेट एक्सप्रेशन इसके लिए वेग नियम ये दिया है। रेट का हम ले सकते हैं माइनस dr अपॉन dt विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट a x b y। थोड़ी देर पहले ही मैंने x और y के इक्वल बताए थे, N1 और N2। ये दोनों जरूरी नहीं है कि X मॉलिक्यूल ही A के पार्टिसिपेट करें, और ये भी नेसेसरी नहीं है कि B के सारे N2 मॉलिक्यूल जितने हैं वो भी पार्टिसिपेट करें किसी रिएक्शन में। तो X और Y जो यहाँ पर है वो एक्सपोनेंट्स हैं, घातांक है। इट मीन्स कंसंट्रेशन में जिनके चेंज होता है हम वही घातांकों को योग करते हैं, जिनकी सांद्रता में मापनीय परिवर्तन होता है किसी भी वेग निर्धारक पद में, उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी यहाँ पर जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ही आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी x प्लस वाई। अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई। अब x प्लस वाई को थोड़ा, इट मीन्स एक्सपोनेंट्स विल बी नॉट सेम एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। सपोज करिए कोई दो मॉलिक्यूल यदि किसी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, दो अणु, किसी भी अभिकारक के दो अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो एक की सांद्रता को एक की सांद्रता में वेग निर्धारक पद में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अभिक्रिया का वेग उससे कोई प्रभावित नहीं हो रहा उसके एक अणु की सांद्रता से, पर उसके दूसरे अणु की सांद्रता से अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो रहा है। वो घटा रहे हैं एक अणु को तो वो घट रहा है वेग, और दूसरे अणु को बढ़ा रहे हैं, उसी अणु को यदि बढ़ा रहे हैं तो वेग बढ़ रहा है। इट मीन्स इट डिपेंड्स ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल। यदि एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है अभिक्रिया का वेग, तो इट मीन्स अभिक्रिया की कोटि जो है वो एक हो गई। लेकिन अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी थी? दो। यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यानी कि अभिक्रिया की कोटि में हम किसकी बात करते हैं, मैं वो बता रही हूँ कि जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे मैं N2O का 2N2O, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन या तापीय अपघटन कराते हैं तो हमें मिलता है 2N2 प्लस O2, ये मिलता है हमें। ठीक है, ये जो दो स्टेप में अभिक्रिया होती है, इट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेप्स। स्टेप 1, N2O का एक मॉलिक्यूल थर्मल डिकम्पोज होकर बनाता है N2 प्लस नासेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, स्टेप 2 में N2O का जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये डिकम्पोज रिएक्ट करके इस नासेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बना देता है N2 प्लस O2। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन, संपूर्ण अभिक्रिया क्या हो जाएगी इसकी, इन दोनों को प्लस कर दें यदि हम, तो लेफ्ट LHS के प्लस कर देते हैं पहले, तो O से O कैंसिल हो जाएगा, तो 2N2O gives 2N2 प्लस O2 आ
आ गई वही रिएक्शन सेम, ठीक है। तो इट मीन्स दिस रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली, इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली किया गया और एक्सपेरिमेंटली में देखा कि दिस रिएक्शन वॉज स्लो, बहुत धीमी गति से संपन्न हुई, और जो सेकेंड स्टेप थी वो बहुत फास्ट हुई, ठीक है। जो रिएक्शन स्लो हुई उसे ही हम वेग निर्धारक पद कहते हैं। इस पद को यानी पहले पद को हमने वेग निर्धारक पद कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड इट्स स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन दिस रिएक्शन? ओनली वन मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट इन दिस रिएक्शन इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो rate of reaction will be dependent only on the concentration of one molecule of N2O, not on the two molecules of the N2O। यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल N2O के एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करता है, दो अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वेग निर्धारक पद में केवल N2O का एक ही अणु भाग ले रहा है और इसी की सांद्रता, इसी स्लो पद पर यानी जो धीमी गति से संपन्न होता है उसी पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द स्लो स्टेप which is called the rate determining step। or rate determining step only one molecule of N2O is taking part, so rate of reaction only it is dependent on the concentration of one molecule of N2O, not on the two molecules of N2O। अभिक्रिया का वेग जो है वो दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वे केवल एक अणु की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। यदि उस अणु की सांद्रता बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, उस अणु की सांद्रता, उस मॉलिक्यूल की सांद्रता या कंसंट्रेशन को कम करोगे तो वेग या रेट जो है वो बढ़ जाएगी रिएक्शन की, यानी वेग बढ़ जाएगा रिएक्शन का, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंडेंट है ये। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हम, इट इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो हो जाएगी ओनली वन कैसे हो जाएगी? पहले मैं इसको बताती हूँ वन कैसे हो जाएगी। सपोज इस रिएक्शन का यदि रेट लो हम लिखें तो हो जाएगा माइनस dr/dt विल बी इक्वल टू K into concentration of N2। केवल वन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड मॉलिक्यूल की रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। तो यहाँ पर वन आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतनी हो जाएगी। इसकी अभिक्रिया की कोटि, हो जाएगी 1। जबकि मॉलिक्यूल यानी अणु कितने भाग ले रहे थे अभिक्रिया में? 2। N2O के 2 अणु भाग ले रहे थे, 2 molecules were taking part in this reaction, but rate of reaction only it is dependent upon the concentration of on the only one molecule, not on the second molecule। So it has the order of reaction 1 but molecularity is 2। क्योंकि हम किसी भी वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले यदि अभिकारक अणुओं की बात करेंगे, उनकी संख्या की बात करेंगे तो उसे हम अणु संख्यता बोलेंगे। और यदि उस वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रताओं में मापनीय परिवर्तन होता है तो उनकी सांद्रताओं को हम कहेंगे अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। या फिर हम इसकी एक और डेफिनेशन कह सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि हम कहते हैं किसी भी वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग। जैसे हमने x और y को प्लस करके लिखा अभिक्रिया की कोटि को, तो वो कहलाएगी अभिक्रिया की कोटि। इन इंग्लिश वी विल से that number of reacting molecules which are taking part in the reaction and which has the measurable change in their concentration, that is called order of reaction। or we can say that it is the sum of powers of the or the exponents of the concentration of reactants in
और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो ये इनकी डेफिनेशन हो जाएंगी जो आप बुक में से या नोट्स में से मेरे लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको समझा दी है, फिर भी एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ इसको। सपोज कोई रिएक्शन लेते हैं हम, CH3 COO Na plus H2O gives CH3 COOH plus NaOH। ओके, यहाँ पे एक एसिड बन रहा है, एक बेस बन रहा है, उससे एस्टर और वाटर बन रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, करेक्ट। सपोज करो इसके लिए यदि हम रेट एक्सप्रेशन देखें, रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ और हिंदी में बोलेंगे हम वेग नियम, या और हम ले सकते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, या हिंदी में हम बोलेंगे अवकलित वेग समीकरण। तो इसके लिए हो जाएगी dr माइनस dr/dt के CH3 COO Na। H2O की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ये 1 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि इसकी हो जाएगी 1, क्योंकि एक तो इसी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये हमने लिया हुआ है एक्सेस में, आधिक्य में। जल को हमने आधिक्य में लिया है। अब वाटर को यदि आप एक्सेस में, इफ यू आर टेकिंग वाटर इन द एक्सेस, then you will take out the water or the add of the water in it. There is no effect on the rate of reaction of the concentration of, if you change the concentration of H2O। H2O यहाँ पे आधिक्य में लिया गया है। अब जल को, वाटर को तुम कम करोगे या वाटर को तुम बढ़ा दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के वेग पर इसकी सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर सकता। तो रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। दिस इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इट विल बी इक्वल टू, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा, बट मॉलिक्युलरिटी विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो मॉलिक्युलरिटी यानी आणविकता जो है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस अब मैं बताऊंगी कि आणविकता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। पहली बात तो इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ concentration of reactants in rate determining step. वेग निर्धारक पद में जितने भी अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं उनकी सांद्रताओं के घातांकों का योग होती है अभिक्रिया की कोटि। और ये क्या होती है, आणविकता, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
which are taking part in rate determining step. Number of molecules of reactants which are taking part in rate determining step or rate expression. किसी भी वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम आणविकता कहते हैं. सेकंड, इट में बी 0. मान लीजिए किसी अभिकारक अणु की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर ही नहीं कर रहा, तो उसके संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 0. तो इट में बी 0 और इट में नॉट बी 0. जैसे सपोज करो अमोनिया का डिकम्पोजिशन देखें. अमोनिया का डिकम्पोजिशन N2 और O2 में इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, तो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अमोनिया की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, तो अमोनिया का जो विघटन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, एक तरह से उसकी अभिक्रिया की कोटि 0 है. लेकिन अभिक्रिया की कोटि जो आणविकता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में एक या दो अणु तो भाग लेंगे ही. ठीक है. It may be fractional or it may not. Fractional. ये 1.5, 2.5, 3.5 हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, पर वो भिन्नात्मक नहीं होती है. ठीक है. फोर्थ, it is applicable for elementary and complex both reactions. It is only applicable for elementary reactions. ये जो अभिक्रिया की कोटि है वो सरल और जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए प्रयोग की जा सकती है, लेकिन जो आणविकता है वो केवल एलिमेंट्री यानी प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए प्रयोग में की जा सकती है. जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का यूज नहीं किया जा सकता. जैसे जिसमें 8-9 अणु भाग ले रहे हैं, तो कभी भी आणविकता 2 या 3 से ज्यादा नहीं होती है. ठीक है. फिर लास्ट पॉइंट है कि इट में बी इट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू but it is a theoretical value. यह एक प्रायोगिक मान है, जबकि ये एक सैद्धांतिक मान है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकलती है. कई बार हम सोचते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे लर्न करें. कुछ अभिक्रियाओं के हमें रिएक्शंस की हमें वी हैव टू लर्न द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बिकॉज इट इज नॉट सेम एज द मॉलिक्यूल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. कभी ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के समान नहीं होती है अभिक्रिया की कोटि, तो हमें याद करनी होती है कुछ अभिक्रियाओं की. तो यहाँ पर ये प्रायोगिक मान है. पहली बात तो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रयोगों द्वारा निकलता है कि कौन सी स्लो रिएक्शन है, कौन सी फास्ट रिएक्शन है, हम नहीं बता सकते हैं. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. लेकिन ये जो है मॉलिक्युलरिटी ये सैद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकल वैल्यू है. हम सीधे ही निकाल लेते हैं कि जैसे किसी अभिक्रिया में 3 अणु भाग ले रहे हैं तो उसकी आणविकता 3 हो गई. किसी रिएक्शन में अभिक्रिया में जैसे 2 अणु भाग ले रहे हैं तो उसकी आणविकता 2 हो गई, है ना. इसी तरह हम निकाल सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट theoretically the order of reaction. We can calculate order of reaction by experiments. Okay. Thank you very much. In next lecture we will discuss some more further questions. Okay. Thank you.